नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय जीरादेई प्रखंड के ये ठेपहा पंचायत का पुरवारी टोला है और हमारे साथ इस जीरादेई धरती के एक लाल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे बिहार में और अपने जिले में ज्ञान की रोशनी फैलाते हुए हमारे साथ जाहिद सर हैं। जाहिद सर, आपने बीपीएससी की परीक्षा अभी अभी जो 64वीं निकली है, जो परीक्षा का परिणाम आया है, उसमें आपने स्थान सुनिश्चित किया है। आइए हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, इस परीक्षा को आपने निकाला है, इसके बारे में आपके जहन में कब ये आया कि मुझे ये परीक्षा निकालना चाहिए? देखिए, घर में तो एक शुरू से माहौल था, क्योंकि बड़े भाई लोग हमारे इसकी तैयारी करते थे, तो मैगजीन वगैरह आता रहता था, पेपर तो हम देखते थे, उसमें टॉपर्स का नाम आता था। तो एक इंस्पिरेशन तो था बचपन से, लेकिन इस प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ें हैं, तो उसको देखते हुए मैंने पढ़ाई की। पहले मैंने एमबीए किया और फिर उसके बाद मैंने जॉब किया। तो फिर उसके बाद जब जॉब करने के दौरान ही मेरे वालिद साहब ने कहा कि उनका भी एक था इंस्पिरेशन कि मतलब करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। और प्राइवेट जॉब को देखते हुए भी, क्योंकि एक हर इंसान की एक वो होती है, एक नेचर होता है काम करने का, किस फील्ड में काम करना चाहता है। तो जॉब के दौरान मुझे लगा कि ये मेरे फील्ड का नहीं है, मतलब ये मेरे रुचि का चीज़ नहीं है। तो मेरे पास समय था, एज था, तो मैं घर वालों से बात किया। घर वालों का था ही पहले से कि आपको करना ही है। तो मैंने एक बार बोला तो सब ने कहा कि ठीक है, यू कैन डू। आपने इस परीक्षा को निकाला है, इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा मैं, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स हैं, खासकर मेरे वालिद साहब की बहुत दुआएं हैं, अभी नहीं रहे हैं वो इस दुनिया में, खैर। और उसके बाद मेरे भाई लोग हैं, मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो एक तो खैर इसी से जुड़े हुए हैं, और एक भाई हैं सऊदी में इंजीनियर हैं वो, तो उनका भी बहुत कांस्टेंट सपोर्ट रहा। तो तमाम जो फैमिली वाले हैं, तमाम फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, और ख़ासकर मेरे पेरेंट्स का। आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। आपने जो स्कूलिंग कहाँ से की है, उसके बाद आपने आगे की पढ़ाई? और मैं स्कूलिंग यहीं पे जो लोकल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, वहीं से मैंने पास किया। 7th और 10th तक यहीं से पढ़ा। फिर डीएवी कॉलेज है सिवान में, वहाँ से मैंने 10+2 किया, और उसके बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और एमबीए किया। और उसी दौरान मेरा प्लेसमेंट हो गया रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में, तो वहाँ मैंने 4 साल तक नौकरी की, 3.5-4 साल तक। उसके बाद मैंने ये डिसीज़न लिया, और फिर जॉब छोड़ने के बाद तैयारी के दरमियान ही मुझे लगा कि मुझे कॉलेज से जुड़ना चाहिए। तो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में एमफिल विषय में, एमफिल में मैंने एडमिशन लिया था आपने? जी। आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, खासकर बीपीएससी की, तो ये बड़ा डिसाइसिव है, मतलब काफ़ी एक लंबा समय लेता है, मन ऊब जाता है। और खासकर जहाँ तक मैं इस परीक्षा को जानता हूँ, इसकी पीटी बड़ी ही अभी बड़ी खतरनाक हो गई है। इस पर थोड़ा गौर फरमाइए। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिनों से पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई है, और जो इन्फॉर्मेशन का रीच है वो भी बढ़ गया है, मल्टीमीडिया आने की वजह से, इंटरनेट गांव-गांव में फैलने की वजह से। तो इस वजह से लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया है, और कंपटीशन भी बढ़ गया है, जाहिर सी बात है। तो कुछ दिनों से 3-4 बैच से देखा गया है कि लगातार जो कट ऑफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। खासकर इस बैच में 66 का जो प्री हुआ था, उसमें सीधा 10 नंबर का कट ऑफ बढ़ गया था जी। तो ये एक अपने आप में एक चैलेंजिंग है, लेकिन हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी पहले से ज़्यादा हैं पढ़ने के। मतलब लाइब्रेरीज़ हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ हैं, ऑनलाइन क्लासेज हैं, सारे इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो हम इसको अवेल कर सकते हैं। इसके पीटी की परीक्षा में जो एक 5वां ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब ये किसी परीक्षा में नहीं है। ऐसे तो उन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं किया है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। इसको लेकर बड़ी घबराहट होती है। जी, इसको तो लेकर बहुत घबराहट होती है, क्योंकि जो और भी सारे जो स्टेट्स के लोग देते हैं, जैसे यूपी पीसीएस का है या यूपीएससी का जो देते हैं एग्ज़ाम, तो उसमें 4 ही ऑप्शन होता है या 3 ऑप्शन होता है। तो उसको लेकर तो है यहाँ पे दिक्कत, उसके लिए बात भी चल रही है। और मैं तो यही कहूँगा कि कंफ्यूज करने से अच्छा है कि
एक क्लियर आंसर दिया जाए बच्चों को, ताकि हाँ, और जैसे इसमें ज़्यादा फैक्चुअल है, यूपीएससी में ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, हाँ, तो फैक्चुअल में हमको मिस करने की ज़्यादा चांसेस रहती है जी, इसीलिए पांचवा आपका विषय क्या रहा है? मेरा ऑप्शनल रहा है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। तो आपने एमबीए करने के बाद ये साइकोलॉजी आपने कैसे चुना? मैंने ग्रेजुएशन के दौरान सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जैसे ज्योग्राफी पढ़ा था, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा था मैं, और लैंग्वेजेस भी पढ़े थे, तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था मैंने। तो उसके बाद मैंने मैनेजमेंट किया, तो मैनेजमेंट का कुछ पोर्शन मुझे पढ़ना होता है, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट इंटर रिलेटेड है। तो उसके बाद मैं जब डिसाइड किया इधर आने का, तो मैं उर्दू पढ़ा कुछ दिन तक। उर्दू पढ़ा तो बहुत दिन छूट गया था उर्दू पढ़े हुए। तो मुझे लगा कि कोई नया विषय पढ़ते हैं, तो मैं साइकोलॉजी पढ़ा पहले, जो बेसिक किताबें हैं, तो उसमें मुझे अच्छा इंटरेस्ट लगा, अच्छा विषय है, इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत दिनों तक पढ़ा जा सकता है इसको। तो मैं अभी भी पढ़ूंगा इसको, कंपटीशन में आने के बाद भी। अच्छा, ये जो मेंस का जो सिलेबस है बहुत छोटा है, क्या आपको नहीं लगता है कि इसको और थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए? इवन उत्तर प्रदेश की तरह, जो पीसीएस की तरह, इसको बड़ा करना चाहिए, ताकि हमारे जो नॉलेज का, क्योंकि हम पीटी में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पीटी में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और मेंस में आके बिल्कुल वो एकदम छोटा से छोटा हो जाता है, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का वो एग्ज़ाम हो जाता है। तो आपकी नज़र में ये क्या लगता है, इस पर क्या करना चाहिए? जी, मैं स्पेशली बिहार के बारे में कहूँगा, बीपीएससी में, कि जो इसके मेंस में जो 2 जीएस हैं पेपर, GS1 GS2, तो GS1 में जो आपके जो स्टैट्स होते हैं, तो स्टैट्स एक ऐसा चीज़ है कि जिसका न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा है वो बना लेगा। जिसका न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। 5 साल का आपने सॉल्व कर लिया तो आराम से बना लीजिए, आराम से बना सकते हैं, लेकिन वो एक लेबलिंग फील्ड नहीं है, ठीक है। तो उसको मुझे लगता है उसको और कम करना चाहिए, उसके नंबर्स को, क्योंकि 72 नंबर बहुत ज़्यादा होता है किसी भी कंपटीशन में। और जहाँ तक सवाल है जो जीएस सब्जेक्ट्स को एक्सपांड करने का, तो मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि सारे स्टेट्स में 4 पेपर हो रहे हैं अब, यूपीएससी भी पहले 4 पेपर लड़ता है, तो यहाँ भी एथिक्स का पेपर रखना चाहिए, एस्से का पेपर जरूर होना चाहिए, एस्से का पेपर होना चाहिए, क्योंकि एक एस्से जो है, निबंध ऐसा चीज़ है जो इंसान की पर्सनालिटी को, हमें लगता है कि जो पीटी में आप अंडर द सन पूरा पढ़ते हैं और वो बिल्कुल मेंस में आके खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा अंदर से वो बेचैनी भी आती है और एक खींच टीस भी होती है। बिल्कुल, मेंस में जो आप ऐसे की बात कर रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी जो पर्सनालिटी होती है, हाइंडसाइट जो पर्सनालिटी की होती है, वो निकल के आती है बाहर। आपका ओपिनियन समझ में आता है कि वेदर यू आर फिट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और नॉट। तो ऐसे पेपर तो होना चाहिए। और बाकी जो 2 जीएस के पेपर है, उनको थोड़ा और कंटेम्प्रेरी बनाए ये लोग। ये जो परीक्षा अभी आप हुआ है उसमें आपने उत्तीर्ण किया है, तो आपको कौन सा पद मिलने जा रहा है? मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पे काम करूंगा, डिस्ट्रिक्ट लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जी। अभी तो आपकी उम्र है एग्जाम देने के लिए, तो आगे आप देंगे? जी बिल्कुल, अभी है उम्र, तो मैं अभी। अच्छा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका हो गया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिनका नहीं हुआ, कुछ नंबर छूट गया, तो उनको मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल नज़दीक हैं अपने गोल के, तो यहाँ से मुड़ना नहीं है, बस एक कदम, एक छलांग और लगाइए, 1 जंप टू द गोल, और आपको मिल जाएगी। और बाकी जो लोग बिगिनर हैं, मैं यही कहूँगा कि आप अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, और जो एग्ज़ाम के जो रिक्वायरमेंट है उसको देखिए, आप बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। आप जब इस परीक्षा को निकाल लिए हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आता होगा कि जो हमारे गांव में जो मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, इसमें एक तब्दीली चाहिए, इसमें एक परिवर्तन चाहिए, ताकि हमारा जो समाज है वो पढ़ने लिखने में आगे हो, ना कि अन्य चीज़ों में। अगर वो अन्य चीज़ों में आगे होगा तो समाज खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, शिक्षा जो है, एजुकेशन, वो तो किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा पिलर है, और उससे बड़ा पिलर कोई नहीं सकता। शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य आता है। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार से, या जो भी इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, समाज में भी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, कि जो बेसिक प्राइमरी जो स्कूलिंग है या शिक्षा है, खासकर सरकारी शिक्षा, उसको बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, मतलब ओवरहॉल करने की ज़रूरत है उसको। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए आप, लाइब्रेरी ले लीजिए, या टीचर्स का जो क्वालिफिकेशन या क्वालिटी है, उसको बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तभी हम समाज में एक बड़े बदलाव की ओर सोच सकते हैं।
और एक बढ़िया देश, बढ़िया समाज और एक बढ़िया सोच को विकास दे सकते हैं। आप अपने द्वारा जब आप पद पर चले जाइएगा तो आप अपने द्वारा इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या काम कीजिएगा? मतलब लड़कों को पढ़ाने से लेके या उनको बुक या कुछ ऐसा क्योंकि मैं कई अधिकारियों को देखता हूं कि छुट्टी के दिन अपने चैम्बर में बुला के मेंस की तैयारी करवाते हैं और उनसे क्वेश्चन लिखवाते हैं और उसको चेक करते हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मेरा इसमें ये कहना है कि हम लोग एक पहले से ही इसमें प्रयास कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं सिवान में पोस्टेड हैं, CDPO वगैरह हैं और ब्लॉक CO हैं, तो उनसे बात हुई है 6 महीना 1 साल पहले। तो चूँकि हम इसी में व्यस्त थे और हम सिवान के रहने वाले हैं प्रॉपर, तो हम लोग अभी इसको टेक ऑफ नहीं किया इस प्रोजेक्ट को। लेकिन हमारा ये है कि एक कम्पिटिटिव माहौल के लिए, मतलब उस लेवल का एक कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए हर ब्लॉक में, हर ज़िले में। तो हम जहाँ रहेंगे हम अपने स्तर से, सिर्फ मतलब अपने स्तर से, इसका मतलब ये नहीं कि हम मेरा मेंटल, फिज़िकल और इकोनॉमिकल जो भी सपोर्ट रहेगा, मैं और मेरे दोस्त मिलके, और ये पहले से हम लोगों का प्लान है कि करना है। अंतिम सवाल, आपके साक्षात्कार में कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग प्रश्न जो आपसे पूछा गया? हाँ, उन्होंने पूछा कि ईरान के बारे में उन्होंने सवाल पूछा। तो उन्होंने पूछा कि ईरान के बारे में 2 मशहूर चीज़ बताइए। तो एक मशहूर चीज़ तो मुझे पता था कि ऑयल है जो इंडिया इंपोर्ट करता है, तो मैंने बताया। तो उसके बाद दूसरा चीज़ उन्होंने पूछा, तो उस वक्त मुझे दिमाग में नहीं आ रहा था, इंटरव्यू का प्रेशर होता है। तो जो मेरी मैम थी उन्होंने कहा कि दूसरा कालीन होता है, आपको जानना चाहिए। तो मैंने कहा शुक्रिया मैम। आपने देखा कि इन्होंने कैसे अपने मुकाम को हासिल किया है, और इसी पर दुष्यंत कुमार की उपंक्ति याद आती है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से यारो एक पत्थर तो उछालो। आज जाहिद ने एक पत्थर उछाला है, और ये जो समाज है वाकई में इन्होंने जिस तरह से बताया, शिक्षा से ही ये संगठित हो सकता है, एक रूप ले सकता है, आगे बढ़ सकता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बातों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी को चरितार्थ कर सकता है। आप जैसे लोगों को वाकई में समाज की ज़रूरत है। आप आगे बढ़ें और नित्य दिन में आगे बढ़ें, ये हम लोग की कामना है। आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है, ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठाएं। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी हैं। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी 2, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।